All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we understood why organization might needs to change their culture. क्यों क्या जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशंस को अपना कल्चर चेंज करने की। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक टाइम आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टिंग कल्चर है वो उसकी फर्दर ग्रोथ में रुकावट बन जाता है, बैरियर क्रिएट कर देता है, एक हिंड्रेंस आ जाती है। वो बिजनेस उस कल्चर के थ्रू और ग्रो नहीं कर पा रहा होता। और सर अब ग्रो करने के लिए बिजनेस को अपना कल्चर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। टू ग्रो बिजनेस हैज टू चेंज द कल्चर। तो सर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना पड़ता है। और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि बहुत दफा लीगल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर जा रहा होता है, या फ्रॉम सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप टू अ लिमिटेड कंपनी बिजनेस जा रहा होता है। मैनेजमेंट टेक ओवर होता है, तो न्यू माइंडसेट, न्यू कल्चर। तो सर कल्चर तो चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन का। हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि सर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करना आसान काम नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। it cannot be impossible, but it is very difficult, very difficult। और कभी कभार तो बिजनेसेस पूरे पूरे मार्केट से ही आउट हो जाते हैं, अपने चेंज को संभाल नहीं पाते, अपने चेंज को चेंज में इवॉल्व नहीं हो पाते। ट्रांजिशन के दौरान ही उनका बिजनेस रैप अप हो जाता है, वो नहीं चल पा रहे होते। तो सर चेंज इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो लोग और चेंज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों की रेजिस्टेंस आती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि लोग रेजिस्ट क्यों करते हैं, तमाम रीजंस की वजह से वो रेजिस्ट करते हैं कि यार शायद फेल हो जाएं हम, पता नहीं, फेयर ऑफ अननोन, पता नहीं चेंज के बाद कैसा हो। मतलब उन कंफर्ट जोन से लोग बाहर नहीं आना चाहते। ट्रस्ट नहीं होता चेंज करने वालों के ऊपर कि यार हमें चेंज करके पता नहीं ये क्या कर देंगे, और सिचुएशन चेंज कर देंगे, और वापस वही अगर सिस्टम्स आ जाए तो हम क्या करेंगे फिर। तो सर ट्रस्ट का भी बड़ा इशू होता है, और फिर प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर चेंज करने में। तो सवाल ये आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर कल्चर इवेंचुअली चेंज तो करना ही होता है ओवर ओवर टाइम। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज द कल्चर। मतलब अगर हम दुनिया की बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करें तो ओवर टाइम दे हैव इवॉल्व्ड। और जो एवोल्यूशन आया है वो कल्चर में आया है। जब कल्चर चेंज होगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का लुक चेंज होगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग चेंज होगी, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस चेंज होंगी। तो सर ये जो चेंज है, इसका मतलब दुनिया भर में ये चेंज होता है। ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस, कल्चरल चेंजेस आते रहे हैं। सवाल ये आ जाता है सर कैसे, कैसे चेंज लेकर आए, कल्चर कैसे चेंज करें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। जहाँ जहाँ आपने खुद बताया सर इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं। तो सर कैसे चेंज करें, ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि वो कल्चर चेंज कर सके अपना। हाउ टू चेंज, वेट, ओके गाइस। तो अब सवाल ये था कि सर ऑर्गेनाइजेशन चेंज तो करती है अपने आप को, और चेंजेस आई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे चेंज कर सकते हैं, कल्चर चेंज करने जाएं तो क्या कर सकते हैं, किन चीजों का ख्याल रखें। तो जरा फोकस कीजिएगा। हाउ टू चेंज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसे चेंज किया जाए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस एंड हाउ इट करंटली ऑपरेट्स। आप देखें, आपने कंसंट्रेट करना है कि जो करंट कल्चर है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, कि भाई जो करंट कल्चर है उसमें हर चीज तो नेगेटिव नहीं होगी।
करंट कल्चर को 100% तो हम रॉन्ग नहीं कहेंगे या उसके 100% फीचर्स को एलिमिनेट नहीं करेंगे। हम करंट कल्चर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने सामने रखेंगे कि यार ये चीजें सही हैं, ये चीजें हमारे कल्चर में सही हैं और इनमें हमें चेंजेस की जरूरत नहीं है। बिजनेस करंटली किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है और उसकी करंटली क्या क्या चीजें बेहतरीन है, उन्हें तो हम अपने साथ रखेंगे। वी विल कीप द करंट कल्चर, करंट कल्चर विद पॉजिटिव एलिमेंट्स एज इट इज। फिर ऑब्टेन द फुल कमिटमेंट of people at the top of personnel। टॉप ऑफ पर्सनल मतलब लोगों के हेड्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग पोजीशन में है, कंट्रोलिंग पोजीशन में है। आप उनसे अपना फुल कमिटमेंट लोगे, उनसे उनका फुल कमिटमेंट लोगे कि देखिए भाई, आपने फुल कमिटमेंट शो करनी है, आपने रेजिस्ट नहीं करना है। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा मेरी, चेंज हमेशा ऊपर से आता है, चेंज कभी भी नीचे से नहीं आता। ये मैं आपको गारंटीड बता दूं। चेंज कैन नेवर अकर फ्रॉम अंडरनीथ और फ्रॉम डाउन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चेंज हमेशा टॉप से आता है, चेंज कभी भी बॉटम से नहीं आता। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जाम्पल दे दूं भाई, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे कि भाई हमें ट्रैफिक वायलेशन नहीं करनी और रोड पे ट्रैफिक को तमीज से रखना है और कंट्रोल करना है, और हम सब ट्रैफिक के जो लॉज हैं उनको रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, ट्रैफिक फॉलो करेंगे, एक सिविलाइज नेशन की तरह अपने आप को शो करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और बड़ी इस पे मार्केटिंग हैवी कैंपेन्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलाई गई और इस पे लोगों को बड़ी ट्रेनिंग्स दी गई, जनरल पब्लिक को, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट का मिनिस्टर अगर खुद सिग्नल तोड़ेगा तो याद रखिएगा आम आवाम तोड़ेगी। ये बात याद रखिएगा। ये नहीं हो सकता कि टॉप वाले जो हैं वो लॉ से बालातर हों, वो चेंज की तरफ ना जा रहे हों और एक्सपेक्ट करें कि नीचे वाले चेंज हो जाएं। इसी तरीके से घर का जब बड़ा अपने आप को चेंज करता है तब वो चेंज डाउन द लेवल ट्रांसफर होता है। अगर घर का बड़ा अपने आप को चेंज ना करे, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि नीचे वाले चेंज होंगे सारे। तो सर सेम गोज फॉर द बिजनेस एज वेल। जब तक डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स चेंज नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आपने वो टॉप जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे बैठे हुए हैं उनसे पूरा कमिटमेंट लेना है कि भाई हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप फुल कमिटमेंट शो करोगे इस चेंज के लिए। स्टैब्लिश न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड अ मिशन स्टेटमेंट। आप नए ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करोगे और बकायदा मिशन स्टेटमेंट्स बनाओगे कि भाई नया कल्चर किस तरीके का होगा, उसके नए ऑब्जेक्टिव सेट करने, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो कल्चर चेंज करेंगे हम, which accurately reflect the new values and attitudes। कि अब आपके जो नए वैल्यूज, नया कल्चर है, नए बिलीफ है, नए नॉर्म्स हैं, आप जो नया लेकर आना चाह रहे हो उसकी उसको रिफ्लेक्ट करे। ऐसे मिशन स्टेटमेंट्स रखने हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं। यू हैव टू ट्रेन स्टाफ इन न्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। अब जाहिर सी बात है, change without training is not a change, cannot be a change। trainings बहुत जरूरी है, या change without trainings will take a lot more time than what it could be actually। तो बहुत ज्यादा बर्बाद होगा, पैसा भी टाइम भी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे। तो आपने ट्रेन करना है लोगों को नए माइंडसेट में, नए प्रोसीजर्स में, नए सिस्टम्स में, नए प्रिंसिपल्स में। यू हैव टू ट्रेन।
अब मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बहुत बेसिक सी एग्जांपल। कल्चरल चेंज में देखो ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, लेट सपोज हमारी हमारी एक फैक्ट्री है, हमारी एक फैक्ट्री है, और या हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना। और हम वहां पे मैनुअली प्रोडक्शन करते आए हैं पिछले 10 सालों से, 15 सालों से। सिस्टम तकरीबन मैनुअल रहा है विद वेरी फ्यू मशीनरीज। हमारा सारा फोकस हमारे मजदूरों पे था, लेबर। वो हमारी प्रोडक्शन की जान थे, कोर थे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ड्यू टू सिग्निफिकेंट आईटी डेवलपमेंट, हमें हमारी मैनेजमेंट की तरफ से ये ब्रीफ इन हुआ, या लेट सपोज मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ, और ये कंक्लूड हुआ कि यार हमें टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना चाहिए, और रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए, और ऑटोमेशन लेकर आनी चाहिए। तो सर अब मैनुअल सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, तो देखो वो वर्कर्स तो मैनुअल सिस्टम के आदी हैं, और आज से नहीं 10-15 सालों से वो इस चेंज को रेजिस्ट करेंगे, वो लड़ेंगे, वो भिड़ेंगे हमसे। वही वाली बात है, वो कंफर्ट जोन से नहीं बाहर आना चाहेंगे। ट्रस्ट का इश्यूज होगा, फेयर ऑफ अननोन होगा, फेयर ऑफ फेलियर होगा। वो यही सोचेंगे क्या हम नई मशीन के साथ काम कर सकेंगे, क्या हम नई मशीन में बचेंगे, ऐसा तो नहीं हमें ही निकाल दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एक दफा जब मैकेनिकल सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर दिए गए, ऑटोमेशन आ गई, तो हमें ही उठा के बाहर फेंक दें। तो सर ये बड़े कंसर्न होंगे जिसकी वजह से वो लड़ेंगे। लेकिन सर उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी चेंज चेंज के लिए, ट्रेनिंग्स उनको बताना पड़ेगा, सबको सिखाना पड़ेगा कि देखो आपने ये करना है। मिसाल के तौर पे पहले एंट्री रजिस्टर में वॉक इन होती थी, शक्ल देखी, नाम, हाँ भाई आईडी दिखाओ, ये वो। नहीं, अब हमने सबकी आईज और फेस और लेट सपोज थंब इम्प्रेशंस के थ्रू हमने डिजिटलाइज एंट्री कर दी। तो सर डिजिटलाइज एंट्री के लिए उसको तो ट्रेन करो जिसकी एंट्री हो रही है, कि उसने कब कहाँ अंगूठा लगाना है, कितनी जगहों पे अंगूठा प्रेस करना है, ताकि उसकी एंट्रीज होती जाए, और एग्जिट के टाइम भी। वरना तो वो आएगा ऐसे ही आगे अंदर, उसकी एब्सेंट लग जाएगी, जबकि वो तो प्रेजेंट है। तो सर स्टाफ को बाकायदा ट्रेन करना पड़ेगा। अगर नई मशीन लेकर आए हैं, नई नया सिस्टम पूरा इंट्रोड्यूस किया है, एक नया ऑटोमेशन प्लांट है, तो सर ये प्लांट काम कैसे करेगा, इसमें मटेरियल कैसे लोड होगा, मटेरियल भी तो चेंज होगा, क्वालिटी चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, पूरा सिस्टम उसे समझाना पड़ेगा, तो ट्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफर इंसेंटिव्स फॉर दोज हु आर विलिंग टू चेंज एंड ऑफर हायर पोजीशन। तो आप अंडरस्टैंड करो, आप फिर उन्हें सपोर्ट करो जो आपके चेंज में आपका साथ दे रहे हैं, जो चेंज के बारे में पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, जो चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें इंसेंटिव दो कि भाई कल से तुम ये करो, हम तुम्हें वैसे देंगे। तो उसके देखा देखी और लोग चेंज होना शुरू होंगे। सर ये तो था कि चेंज कैसे किया जा सकता है, फिर चेंज में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, व्हाई कैन चेंज गो रॉन्ग। सर ये चेंज क्यों गलत हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, चेंज के टाइम क्या एरर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ना अपने प्रीवियस कल्चर में बचती है, ना नए कल्चर तक पहुंचती है, और ऑर्गेनाइजेशन कहीं बीच में ही हैंग हो जाती है। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन एरर्स मेड बाय कंपनीज ऑन गोइंग चेंज। चेंज के दौरान ये सबसे ज्यादा कॉमन एरर्स हैं। सबसे पहले आप देखो, टू मच कॉम्प्लासेंसी। सर कॉम्प्लासेंसी का क्या मतलब है? रिलैक्स, इजी, सुकून से बैठे हुए हैं, सुकून से सोच रहे हैं हाँ हाँ हो जाएगा, अरे ये तो कर लेंगे, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ये हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो समटाइम्स अगर चेंज के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एड्रेस नहीं किया, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया, उन पे काम नहीं किया, तो सर चेंज फिर मुश्किल है, फिर चेंज नहीं होगा। यू हैव यू कैन नॉट
You cannot be easy and relaxed every time, especially during the change. कि अरे यार ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, ना ना ना। कभी कभार आपको डंडे से, पेनल्टी से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के स्ट्रिक्टनेस से काम करना पड़ेगा, वहां आप रिलैक्स नहीं रह सकते। फिर फेलिंग टू बिल्ड अ सब्सटेंशियल कोलिशन, के सर इस चेंज के को अडॉप्ट करने के लिए आप मतलब वो आप वर्कर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहे कि यार हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं। एक कोलिशन बनना चाहिए, और वो अक्सर फेल हो जाता है। तो चेंज नहीं बन पाता, चेंज नहीं हो पाता। अंडर एस्टिमेटिंग द नीड फॉर अ क्लियर विजन, हाँ। क्योंकि देखें, ये बात याद रखिएगा, जो डाउन द लेवल ऑफ हिरार्की हैं, जूनियर्स हैं, क्लैरिकल स्टाफ हैं, इवन अगर हम मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, भले क्लैरिकल स्टाफ से ऊपर हो, सर समटाइम्स दे समटाइम्स नहीं, मैनी अ टाइम्स दे डोंट हैव दैट विजन। तभी तो उनमें और टॉप मैनेजमेंट में फर्क है। तभी तो टॉप मैनेजमेंट वाले टॉप पे बैठे हुए हैं और ये डाउन द लेवल बैठे हुए हैं। सर उनके विजन और इनके विजन में फर्क है, तो यू हैव टू शो देम अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर एक्चुअली एडवांसिंग टुवर्ड्स। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या दिखेगी हमारी, कैसी बनेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप उनको क्लियर विजन, क्लियर पिक्चर दिखाओगे तो शायद उनको अट्रैक्शन मिले, शायद उन्हें ये समझ आए कि हाँ यार, ये हमारे लिए फायदा है, ये हमारे लिए बेहतरीन है, हम ऐसे काम करेंगे। सर परमिटिंग रोड ब्लॉक्स अगेंस्ट द विजन, एंड दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये रियलाइज कर लेती है कि यार ये बैरियर्स आ रहे हैं चेंज के अगेंस्ट, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। और सर वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं चेंज। फिर वो इतने पावरफुल रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं या इतने पावरफुल बैरियर्स हो जाते हैं, फिर उन्हें रिड्यूस, उन्हें रिमूव नहीं किया जा पाता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो रिमूव नहीं हो पाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आपने उन रोड ब्लॉक्स को खत्म करना है। नॉट प्लानिंग और अचीविंग शॉर्ट टर्म विंस। तो आप देखें, समटाइम्स चेंज में ना, चेंज में शॉर्ट टर्म विन सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट टर्म विन सेलिब्रेट करो, अचीव करो कि यार हाँ भाई, ये छोटी अचीवमेंट थी, अरे ताली बजाओ यार, बहुत बड़ा अच्छा काम किया, ये जबरदस्त, आई लाइक दिस। तो उस सामने चेंज होने वाले को भी लगेगा, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक आइडिया आइडिया सेट होगा कि हाँ यार देखो, वी आर एडवांसिंग एंड वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। हम एडवांस कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं और राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये ओवरऑल एक पॉजिटिविटी आएगी। समटाइम्स द प्रॉब्लम विद द चेंज इज डिक्लेयरिंग विक्ट्री टू सून। वाह भाई वाह, ये क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट है, जबरदस्त। सर मिसाल के तौर पे, लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन लेकर आना था, और डिसिप्लिनरी कुछ एक्शंस बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना था। अच्छा डिसिप्लिन है ना, वंस अगेन बहुत मुश्किल है सेटअप करना। आपने अगर एक दफा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लैक ऑफ डिसिप्लिन इनबिल्ट कर दिया है, तो सर अब डिसिप्लिन लाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। इट इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट टू डिसिप्लिन द क्या बोलेंगे, नॉन डिसिप्लिन पीपल, इनडिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन पीपल, इल डिसिप्लिन पीपल, वॉट एवर यू कॉल। तो सर अब लेट सपोज एक दिन ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन सारी चीजें स्मूथली हो गई, और जो जो डिसिप्लिनरी एक्शंस थे वो सारे अप्लाई हुए, और आपने उस विक्ट्री को बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर लिया। भाई जरा इसको इम्प्लीमेंट होने में जरा देखो तो, एक महीना देखो तो
क्या पता अगले दिन ही रेजिस्टेंस आ जाए, क्या पता अगले दिन ही वर्कर बोले यार ये हमसे नहीं होगा, भले हमें निकाल दो। आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एक्शन, कि जहां मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बोला भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो रहा, या ये पॉसिबल नहीं है, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है इस चीज को लेके, आपको मुझे निकालना है आप निकाल दीजिए, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है इस चीज को लेके। तो सर, हालांकि 2-3 दिन हमने वो अप्लाई करके देखा, तो सर सेलिब्रेटिंग विक्ट्री टू सून, डिक्लेयरिंग विक्ट्री टू सून, एंड चेंज वुड गो रॉन्ग, एब्सोल्युटली इट वुड गो रॉन्ग। सो सर इम्प्लीमेंट होने दो, वर्कर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की डेली रूटीन में आ जाए, फिर वो आपके कल्चर का पार्ट बन जाएगा। नॉट एंकरिंग चेंजेस इन कॉर्पोरेट कल्चर, तो सर वो उनके एंकर तो करो, वो जो चेंजेस हैं दे शुड बी एंकर्ड, मतलब बहुत पुख्ता होनी चाहिए, उसे उस पे काम कराओ, रिपीटेडली काम कराओ, और एंकर करो उन चेंजेस को अपने कल्चर में, ताकि वो आपके डेली हैबिट में आ जाएं, डेली का पार्ट बन जाएं। सो सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपने सलोन से रिलेटेड बताता हूँ, सलोन से रिलेटेड, अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब सलोन इनबिल्ट किया, सेटअप किया, तो हमने ड्रेस कोड में, है ना, ड्रेस कोड में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि थोड़ा सा मिस कर गए थे इस चीज को, मतलब या तो थी और टाइम शॉर्टेज की वजह से उसको सही से एड्रेस नहीं कर सके। जब हमने सलोन स्टार्ट किया तो हमने हमने शर्ट और एप्रन, ये हमने अपने सलोन के प्राइवेट कस्टमाइज बनवाए, मार्केटिंग वाले अपने नाम के साथ। तो जो बार्बर के एप्रन्स और जो बार्बर की शर्ट थी, टी शर्ट, वो हमने सेल्फ ब्रांड की प्रिंट करवाई। अब है ना, एक चीज क्या मिस कर गए, द लोअर एंड द शूज, वो वो उस पे बात नहीं हुई, उस पे बात नहीं हुई, स्ट्रिक्टली इस चीज को इन्फोर्स किया गया कि भाई आप सब शर्ट्स का ख्याल रखेंगे और एप्रन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, कुछ एकदम से शुरू में कुछ वर्कर्स सेटल हुए और दे मेड अ गो, और वो चलने लगे हमारे साथ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छे अच्छी टीम बन गई, समझ आ गई चीजें। तो व्हाट हैपेंड के जब सलोन लॉन्च किया था तो इट वाज फरवरी, ठीक है ना, रमजान में वर्कर्स ने एक रिक्वेस्ट की कि सर हम, रमजान है तो कन्वीनियंस है कि कुर्ते शलवार में आए तो नमाज के लिए भी आसानी है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, वहां पर एंकरिंग, अब आप देखो कल्चर चेंज करना मुश्किल क्या कितना होता है, क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और हर इंसान, हर बिजनेस, हर ओनर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंसेस से चीजें सीखता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब आगे आगे मैं इन चीजों का बड़ा ख्याल रखूंगा। तो व्हाट हैपेंड कि मैं उस वक्त इमोशनल हो गया और मैंने कहा हाँ हाँ भाई, रमजान है और हमें सबको एक दूसरे की इबादत का ख्याल रखना है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, रमजान के लिए ठीक है, अबॉलिश है, आप लोग जो है वो अपने शलवार कुर्ते में आना चाहें तो आए। अब वहां से शलवार कुर्ता और चप्पल का या सैंडल का ट्रेडिशन इंडोर्स हुआ, जबकि मुझे ये इनबिल्ट करना चाहिए था कल्चरल चेंज में, कि मैं उनके लिए हेयर लैब के ही लोगो वाले कुर्ते शलवार बना देता, सेम थीम में, सेम ड्रेस कोड के साथ, और उनको कहता भाई इसके नीचे आपने शूज इनबिल्ट करने हैं। तो आप देखो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं खराब होती, यूनिफॉर्म वाली माइंड सेट भी रहता, और वो भी खुश हो जाते कि यार देखो, हमें तो हमने सिर्फ इतनी सी बात रेस की, उन्होंने हमें, मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, कुर्ता शलवार पहन लेना, कोई मसला नहीं है। और सर वो कुर्ता शलवार का ट्रेंड वहां से आया,
वो अब तक मुझे डिस्टर्ब करता है वेरी ऑफन। उसके बाद गर्मियां, सर गर्मियां हैं, ये है वो है, इश्यूज हैं, एप्रन बहुत हैवी है, ये मसले हैं। एक हमारे पास छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा तो नहीं बोलूंगा, स्किनी था वो बहुत। तो एप्रन का, एप्रन जीन्स का है, तो उस पे जब सामान लोड होता है वो हैवी बन जाता है तकरीबन, आप समझ लो अच्छा खासा, मतलब अब टोटल एप्रन जो है वो सामान के साथ लोड होने के साथ वो तकरीबन 12-13 किलो का हो जाता है, या सारे सामान लोड होने के बाद 10-12 किलो का हो जाता है। तो छोटा स्किनी सा लड़का था, और वो उसमें जैसी सेटल हो वो झुक जाए फौरन से, कह रहा है सर ये दर्द कर रहे हैं। तो अब उसके लिए हमने अब उधर भी एक 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 टेक्निक थी कि उसका सामान कम करवाते और उस एक अकेले का एक एप्रन कस्टमाइज करवा देते बाहर से। मिस कर गए। तो देखो एंकर नहीं की हुई थी हमने कल्चर में चेंजेस। आज मुझे 8 महीने हो गए नया यूनिफॉर्म प्रॉपर इंडोर्स कराते हुए, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल। आज आज गया था सलोन, तो आज 2 वर्कर पे पेनल्टी लगा कर आया हूँ। उनकी हाफ डे की वेजेस कटवाई है, मैंने कहा ये कटेंगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म फॉलो नहीं करे थे। तो आप देखें, अब अगर मिसाल के तौर पे अगर ये रेजिस्टेंस आ जाए, तो सर क्योंकि शुरू में इंडोर्स करना था, शुरू में इंडोर्स करना था उन चीजों को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर चेंज आसान नहीं है। मुझे आइडिया है इस चीज का कि इट कैन बैकफायर, इट कैन बैकफायर, और इवेंचुअली या तो ये होगा कि मुझे उन सबको निकालना पड़ेगा या वो सब जाएंगे। मतलब अगर बैकफायर हुआ, अगर, या फिर मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई बगैर यूनिफॉर्म के अपनी स्किल्स दिखाओ। तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। कल्चरल चेंज इज नॉट इजी, इट इज डिफिकल्ट। तो अब बाकायदा मुझे डेली बेसिस पर जाकर उनका उनकी 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 मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है इस बात की कि भाई यूनिफॉर्म पहन के आप अच्छे दिखोगे, आपका अट्रैक्शन होगा, हमारी ओवरऑल शॉप का एक एटमॉस्फेयर होगा, हमारा एटमॉस्फेयर कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, और फिर वॉक इन क्लाइंट से बढ़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ी है। ये अब मुझे इनबिल्ट करना पड़ा है, मेंटालिटी, मेंटल चेंज। तो सर लेकिन ये ओवरनाइट तो नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। मैंने आइडिया लगाया हुआ कि तकरीबन अभी 2-3 महीने इनको और लगना पड़ेगा इस चीज पे। तो सर ये प्रॉब्लम्स हैं कल्चर चेंज के साथ। नाउ अब एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, एक सवाल ये आ जाता है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन कैन ऑर्गेनाइजेशन गो रॉन्ग ड्यूरिंग कल्चरल चेंज? मेरा आपसे सवाल है, हमजा, मरियम, शायान, कैन थिंग्स गो हेयर एंड देयर ड्यूरिंग द कल्चरल चेंज? क्या मामलात इधर उधर जा सकते हैं? कैन सिचुएशन गो बियॉन्ड कंट्रोल ड्यूरिंग कल्चरल चेंज? यस सर। अच्छा, नॉट 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 ओनली इन कल्चरल चेंज, कैन थिंग्स गो डाउन हेयर एंड देयर एनीवे, एनी टाइम, एनीवेयर? कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें इधर उधर हो सकती हैं। चीजें उधर उधर होने से मुराद हालात चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी prone to have an emergency. Is this right? Am I right about it? ये बताएं जरा। Am I right about this? मैं ये एक लाइन लिख रहा हूं, मैं ये एक लाइन इधर लिख रहा हूं, इस लाइन पे फोकस कीजिएगा। इन टुडेज वर्ल्ड, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये पहले भी होता होगा, पहले भी डेफिनेटली होता रहा होगा, लेकिन आज के दौर में इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इन टुडेज वर्ल्ड, बिजनेसेस आर वेरी prone to accidents and emergencies. Is this statement correct? Is this statement correct? आज के दौर में
बिजनेसेस हर वक्त एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज का शिकार हो सकते हैं। तो अब सवाल यह आ जाता है कि सर, तो जो लोग बिजनेस चला रहे हैं, जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोग बिजनेस हेड्स हैं, बिजनेस मैनेजर्स हैं, बिजनेस डायरेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस चीज को लेकर? क्या उन्होंने इनकी वर्किंग की हुई है? तो सर, इसकी वर्किंग को हम कहते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी कंटिंजेंसी मीन्स कंटिंजेंसी मीन्स emergency. Contingency means emergency, accidents, crisis. तो सर, कंटिंजेंसी प्लानिंग का मतलब है क्राइसिस प्लानिंग। तो उसके लिए बकायदा क्राइसिस मैनेजमेंट होती है। क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको ऑल्सो नोन एज डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, कि जस्ट इन केस अगर ये एक्सीडेंट हो गया तो हम इस इंसिडेंट के टाइम क्या करेंगे, what could go wrong and what would we be doing in the case of this disaster, this accident, this emergency, this crisis. So sir, contingency plan is one of the most important part of your business strategy. जब आप अपने बिजनेस की कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो you should always give the room, the space, the importance to the failures. क्या मैं ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, हम इस स्ट्रैटेजी पे काम करने जा रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में ये फेलियर्स की गुंजाइश है, ये पॉसिबिलिटीज हैं फेलियर्स की। तो अब अगर ये फेलियर्स आते हैं तो हम क्या करेंगे? कंटिंजेंसी प्लान, इसको बैकअप प्लान भी कहते हैं। प्लान बी, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, बल्कि यूज भी किया होगा। बैकअप प्लान, ये नहीं काम किया तो ये करेंगे। तो जो नहीं काम किया वही तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, वही तो एक्सीडेंट हो गया, वही तो क्राइसिस आ गया कि यार हम ये कर रहे हैं, अगर ये काम नहीं किया तो जो काम नहीं हुआ तो इमरजेंसी हो गई ना। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सोचें, सोचे जरा, businesses without emergency plans. Just imagine, just imagine business without emergency plan in today's world. आज के दौर में sir, business without emergency plans are just waiting for a disaster to happen, for a chaos to happen, for an accident to happen. Would they'll go out, they'll be thrown out, also depending on the impact of the accident. लेकिन सर, उन्होंने कुछ बैकअप प्लान ही नहीं किया हुआ, उनके पास कोई रिकवरी मैनेजमेंट है ही नहीं। तो सर, कंटिंजेंसी प्लान, प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशंस preparing organizations resources for unlikely events. Unplanned events can have a devastating effect on business. अब आप देखें, अगर आपने प्लान आउट नहीं किया हुआ कि क्या क्या डिजास्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और आप उन डिजास्टर्स में, उन एक्सीडेंट्स में आप क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, तो सर फॉर श्योर प्रॉब्लम है। क्राइसिस, क्या क्या क्राइसिस आ सकते हैं?
क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? क्राइसिस सच एज फायर, फ्लड्स, डैमेज टू स्टॉक, illness of key staff, IT system failure, accidents on business premises or its vehicle, the closure of an important supplier. अब आप खुद सोचें ना, खुद सोचें, सर आपके बिजनेस प्रेमिसेस में आग लग जाए, आग लग जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हम लोग छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, बड़े से बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, आमतौर पे अगर एक एक प्रेमिसेस है ना, एक जगह है, फिजिकल जगह है, तो फायर की वर्किंग हमें पता होती है कि यार आग लगेगी तो क्या करना है। मतलब शायद कहीं पे छोटे छोटे बिजनेसेस छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स रख लेंगे। यार आग लगे तो ये करना है, या सेफ्टी सबको बाहर निकालना है, किस तरीके से बाहर निकलना है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्योंकि क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन डिजास्टर, इट्स अ वेरी कॉमन एक्सीडेंट। लेकिन कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जिनके बारे में सोचा ही नहीं जाता, तो उनकी जिसके बारे में सोच ही नहीं रहे उसकी तैयारी कैसे करोगे? अब जैसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारा सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, अब क्या करें? आमतौर पे इस चीज पे बात नहीं की जाती। या लेट सपोज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इलनेस आ गई, कोई कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उस सूरत में क्या करें? बहुत सारे डिजास्टर्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम पे ऊपर पड़ा है। तो सर ये भी एक तरीके का डिजास्टर ही, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। सर उस सूरत में हम क्या करेंगे? अगर हमने तो ये वर्किंग ही नहीं की हुई थी कि गवर्नमेंट ये कर देगी। मिसाल के तौर पे हम इंपोर्ट के बिजनेस में और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पेनल्टी लगा दी, अब हम क्या करें? हम तो इंपोर्टर हैं। तो सर इस सूरत में अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंटिजेंसी प्लान, to have a backup plan, to prepare your business for a back, to have your resources ready as a backup plan, it's called contingency plan। वहां पर आप अपने बिजनेस को तमाम कंटिजेंसीज के लिए प्रिपेयर करते हो, रेडी करते हो। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात पे, डिफरेंट बिजनेसेस विल हैव डिफरेंट कंटिजेंसीज, ये बात याद रखिएगा। अलग अलग बिजनेसेस की अलग अलग कंटिजेंसीज हों। हर बिजनेस की सेम कंटिजेंसी ने, मतलब कॉमन कंटिजेंसीज तो होंगी। फायर कैन अकर इन अ हॉस्पिटल, इन अ यूनिवर्सिटी, इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज, इन अ शॉप, इन अ स्टोर, इन अ सुपरमार्केट, एट अ पेट्रोल पंप, एट अ बेकरी, एट अ रेस्टोरेंट। तो मतलब फायर इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमन, तो वो तो कॉमन है, ठीक है ना? लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, फूड पॉइजनिंग वो बैंक में नहीं हो सकती। बैंकिंग बिजनेस के लिए ये कंटिजेंसी नहीं है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे फूड पॉइजनिंग कैन नॉट हैपन एट बार्बर शॉप। हमने अगर हम सलोन है तो वहां पे फूड पॉइजनिंग का केस थोड़ी हमने की क्रिएट किया है, वो हमारे लिए कंटिजेंसी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से कंटेंट कंटिजेंसी कैन हैपन टू मार्केटिंग एजेंसीज एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, और वो सबके लिए वैलिड नहीं है। डिफरेंट businesses will have different contingencies along with common contingencies with all businesses। तो आप नोट करें, फूड मैन्युफैक्चरर्स may face expiry as a problem। अब देखो ये हर किसी की कंटिजेंसी नहीं है। फूड मैन्युफैक्चरर जब फूड मैन्युफैक्चरिंग करता है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अब मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो फ्रोजन पिज्जा बनाती है,
जाहिर सी बात है, पिज्जा है, उसमें खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके आप उसको भले फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे ब्लास्ट कर दो। ब्लास्ट मतलब ठंडा कर दो, ब्लास्ट मतलब धमाका नहीं कर दो, उड़ा नहीं दो। ब्लास्टिंग इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स का मतलब है कि उसे एब्सोल्यूट कोल्ड टेम्परेचर्स पे ले आओ, बिल्कुल बर्फ कर दो, वो ब्लास्टिंग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर्स कहलाता है। ब्लास्ट का मतलब पता चला, आप बोलो से क्या क्या मतलब, फिर पटाखा लगा के धमाका कर दें? तो नहीं नहीं, वो नहीं। तो सर भले आप उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे ले आओ, लेकिन सर वो एक एक्सपायरी होगी, और अगर वो नहीं बिके तो ये कंटिजेंसी हो गई ना यार, अब क्या करें? हमारा ये प्रोडक्ट तो बिका ही नहीं, हमारी तो जो जो पैसा आना था वो तो कैश आया ही नहीं, कैश फ्लो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके आपके बिजनेस का क्यों सेल्स नहीं आई, रीजन आइडेंटिफाई करो। ये कंटिजेंसी है बिजनेस की बहुत बड़ी। इसी तरीके से एयरलाइन विल फाइंड क्रैश एज अ प्रॉब्लम, 101%। एयरलाइन क्रैशेस वो उनकी प्रॉब्लम होगी, उनकी कंटिजेंसी होगी। और ऑयल ट्रांसपोर्टेशन विल फाइंड स्पिल लीकेज एज अ प्रॉब्लम। तो आप देखो, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कंटिजेंसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन, लिक्विड ट्रांसपोर्टर के लिए स्पिल और लीकेज प्रॉब्लम है। जो पानी का बिजनेस है, पानी की बॉटल्स में लीकेज आ गई, तो सर ये अब इंटेंसिटी जाहिर सी बात है वुड नॉट बी एज एक्सट्रीम एज ऑयल ट्रांसपोर्टर। लेकिन सर क्राइसिस तो उसके लिए आ गया ना, उसकी पानी की बॉटल्स लीक कर रही हैं, या पानी की बॉटल में बैक्टीरिया आ गया। अब बड़ा कंसर्न जो कस्टमर यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो उनको डायरिया हो गया। तो कॉमन डायरिया आ गया तो बिजनेस के अगेंस्ट केसेस हो सकते हैं। नॉट इन पाकिस्तान, इज्जतदाराना मुल्कों में जहाँ जहाँ कानून मौजूद है वहां पे केसेस हो जाएंगे। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, ये कंटिजेंसीज हैं, डिफरेंट बिजनेसेस कैन हैव डिफरेंट कंटिजेंसीज। मैं आपको एक मिसाल बार्बर सलोन से रिलेटेड बता देता हूँ ना। सलोन से रिलेटेड सर, ड्यूरिंग ड्यूरिंग बियर्ड और लेट्स सपोज हेड शेविंग, कट लग गया किसी को, ओ हो, आपकी सोच है। दो केसेस मैं अपनी लाइफ में सलोन में ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। और मतलब एक कस्टमर तो ही वॉज डिटरमिन्ड टू इन्वॉल्व कोर्ट्स एंड लीगल अथॉरिटीज। आखिरी में जब मैं थक गया था, तब मुझे याद है कि मैंने बोला था, मैंने कहा बॉस, आपको जो करना है करिए, जाएं अब आप प्लीज, आपको जो करना है करें, क्योंकि मैं पिछले 2 ढाई घंटे से बैठ के आपको ये समझा रहा हूं और आपसे सॉरी कर रहा हूं मुस्तकिल कि ठीक है, हमारे वर्कर की तरफ से गलती है और मैं इस पे डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। आप अभी जो आप कहें, आपकी बात मानी जाएगी। आप क्लाइंट हैं, आप अफेक्ट हुए हैं, तो नहीं सर मैं कोर्ट जाऊंगा और ये वो कंटिजेंसी थी ना फॉर द टाइम बीइंग। अब मैं सब वो राइट था अपनी जगह, गलत नहीं था, वो राइट था अपनी जगह। तो सर ये कंटिजेंसीज हैं, हर बिजनेस की अपनी कंटिजेंसीज हैं। फूड बिजनेस में कोई फूड पॉइजन वाला तो है। आपने बड़ा मशहूर आप मतलब सुने होंगे कि फूड में से इंसेक्ट निकल आया। और सर ये है कंटिजेंसी है, कंटिजेंसी है। And customer would be absolutely annoyed and he would be absolutely right to file a lawsuit over there। उस मौके पे फूड में से कोई कांच का टुकड़ा निकल आया, कोई और मेटल एलिमेंट निकल आया, जिसको अगर खा लिया जाता तो कस्टमर की डेथ हो सकती थी। तो सर इट्स मतलब वो अटेम्प्ट टू मर्डर की का केस कर दे। कंटिजेंसीज, बैकअप प्लान बहुत जरूरी है। तो सर कंटिजेंसी प्लानिंग में फिर क्या किया जाता है, नोट कीजिएगा। द की स्टेप्स इन कंटिजेंसी प्लानिंग आर, किस तरीके से कंटिजेंसी प्लानिंग हम करते हैं। सर, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डिजास्टर्स दैट कुड अफेक्ट द बिजनेस। सबसे पहले तो आप तमाम उन डिजास्टर्स की एक लिस्ट बना लो कि जो हो सकते हैं, जो हो सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा,
जितना एक्सपीरियंस कंटिंजेंसी प्लानर होगा, जो कंटिंजेंसी प्लानिंग कर रहा है, जो शख्स आपके बिजनेस की कंटिंजेंसी प्लानिंग कर रहा है, वो जितना एक्सपीरियंस होगा, उतने लाइकली चांसेस हैं कि वो उन तमाम पोटेंशियल डिजास्टर्स को इनलिस्ट कर ले अपने पास, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पास्ट में ये हुआ है। आप देखो, जो अब प्लानर्स होंगे वो कोविड जैसी पैंडेमिक को या कोविड जैसे आउटब्रेक को भी अपने कंटिंजेंसी प्लानिंग का पार्ट बनाएंगे। 101%। 101%। सर, जो अमेरिकन होंगे, हाँ अमेरिकन होंगे, वो शायद एलियंस अटैक को भी अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग का पार्ट बनाते होंगे, क्योंकि हमने हॉलीवुड में हमेशा यही देखा है कि एलियंस आर वेरी, क्या बोलेंगे, ऑब्सेस्ड इन अटैकिंग अमेरिका। मतलब पूरी दुनिया में एलियंस कहीं अटैक नहीं करते, सिर्फ अमेरिका में अटैक करते हैं, या जितनी भी सुपर पावर्स आती हैं वो पता नहीं क्यों अमेरिका को अटैक करती हैं। तो मतलब हो सकता है अमेरिका के बिजनेस में, बिजनेस जो प्लान बनाते होंगे उनकी कंटिजेंसी प्लानिंग में शायद एलियंस अटैक भी हो, सुपर पावर्स हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, एवेंजर्स एवेंजर्स आ जाते होंगे, राइट, उनके उनके उनकी कंटिजेंसी प्लानिंग में। ठीक है ना। उसके बाद असेस द लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरिंग। सर, अब जाहिर सी बात है, हर डिजास्टर की अकरेंस के चांसेस सेम नहीं होंगे, दे दे वोंट बी सेम। हम ये नहीं बोलेंगे कि जितना फ्रीक्वेंटली फायर के चांसेस होंगे, या जितने हाई चांसेस फायर के होंगे, रेन के होंगे, फ्लड्स के होंगे, अर्थक्वेक्स के होंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि उतने हाई चांसेस मेटोर के, अर्थ से टकराने के, हम ये नहीं बोलेंगे। या एलियन अटैक के इतने चांसेस नहीं होंगे सर, शायद हो 0.00001%, लेकिन 0.0001% फायर के चांसेस नहीं है, फायर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सर, उसकी अक्रेंस के चांसेस आइडेंटिफाई करो कि कितने पॉसिबल चांसेस है कि हमारे प्लेस पे रॉबरी हो जाए। कंटिंजेंसी है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि हमारा सबसे की स्टाफ बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए, कितने परसेंट चांसेस है। हम फिर उसकी लाइकलीहुड, उसकी चांसेस देखते हैं, अकरेंस, कि यार ये कितना कितना क्या चांस है कि ये हो जाए। फिर मिनिमाइज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ दैट क्राइसिस बाय हैविंग अ बैकअप प्लान। कि सर अब आप बैकअप प्लान बनाओ, कि मिसाल के तौर पे अगर आग लग जाए तो हमने सर, वो लेट सपोज फायर अलार्म और शावर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, उसके बाद दो इमरजेंसी एग्जिट्स अवेलेबल हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, और सर बिल्कुल 100 मीटर की डिस्टेंस पे हमने एक फायर इमरजेंसी रिजर्व भी बनाया हुआ है, प्लांट बनाया हुआ है, कि वहां से फौरन बैकअप आ जाएगा, 200 मीटर्स पर ही है। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब आपने जब एक दफा क्राइसिस आइडेंटिफाई किया, उसके चांसेस देखे कि यार कितने फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ फायर के चांसेस ही ना हो, पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा बिजनेस है कि जहां फायर के चांसेस ही नहीं है सर, वहां ना इलेक्ट्रिक आइटम है कोई, ना इलेक्ट्रिक है वहां, इलेक्ट्रॉनिक का कुछ है ही नहीं, ना वहां वुड और फायर का कोई बात है, तो सर वहां फायर के चांसेस है ही नहीं, जीरो चांसेस। अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सर फिर वो अपने हो सकता है वो फिर रखें 0.0001%, उसके बिजनेस के हिसाब से उसकी कंटिजेंसी। अब जैसे मिसाल के तौर पे कैटल फार्म है, तो सर कैटल फार्मिंग के लिए फायर शायद वो होगी कंटिजेंसी, लेकिन उससे ज्यादा कंटिजेंसी उनके एनिमल डिजीज होंगे। जो एनिमल डिजीज होते हैं, कैटल डिजीजेस होते हैं, वो उनके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न होंगे। बारिश उनके लिए, वेदर उनके लिए कंसर्न होगा, कि जैसी वेदर चेंज होता है जानवर पे फर्क पड़ता है सर, तो वेदर उनके लिए फर्क होगा। फूड फीड उनके लिए कंसर्न होगा, कि भाई एनिमल का फीड जो है वो क्वालिटी का नहीं आ रहा। अब सप्लायर चले गया मुल्क छोड़ के, इंडस्ट्री छोड़ के, या सप्लायर इज एबडक्टेड, या सप्लायर हैज गॉन, सप्लायर बैंकरप्ट हो गया, अब आप क्या करोगे?
आपने तो कोई बैकअप बनाया नहीं था, तो उस वक्त ये जब आप क्राइसिस आइडेंटिफाई करते हो तो उसका आप बैकअप आइडेंटिफाई करते हो। ये कंटिजेंसी प्लान में फायदा होता है। लेकिन याद रखिएगा, द कंटिजेंसी प्लानिंग डज नॉट गारंटी दैट डिजास्टर्स विल नॉट अकर। ये बात याद रखिएगा, कंटिजेंसी प्लान ये गारंटी नहीं देता कि यार डिजास्टर ही नहीं होगा, but it could reduce the chances of it occurring, and it prepares the business for them, so they should have a less damaging impact. कंटिजेंसी प्लानिंग होने से ये नहीं हो सकता कि फायर ना हो, या स्टॉर्म ना आए, फ्लड्स ना आए, अर्थक्वेक ना आए, आईटी फेलियर ना हो, हमारा की स्टाफ की इलनेस या कुछ इश्यूज ना आ जाएं। ये हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके अक्रेंस के चांसेस कम कर सकते हैं। अगर हम अपने आईटी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं कि यार ये तो क्रैश हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर सही नहीं है, सिस्टम वल्नरेबल है, हैक हो सकता है, तो उसे सिक्योर्ड बनाया जा सकता है, बनाने पे काम किया जा सकता है। फिर भी हैक होगा, लेकिन उसकी अक्रेंस के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर भी हैक हो सकता है, लेकिन पहले वल्नरेबल ज्यादा था, अब हमने सेफ्टी लेयर्स ऐड ऑन कर दिए हैं, तो अब हैकिंग के चांस हैं, लेकिन पहले से कम हो गए। अगर हमने सेफ्टी लेयर्स लगा दी हैं तो फायर होने के कूलिंग सिस्टम हमने बेटर कर दिया, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, तो सर फिर फायर के शायद चांसेस कम हो। पहले हमें लगता था कि यार एक ही इलेक्ट्रिक लाइन पे बहुत लोड है, तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस हैं, हीटअप होती है। हमने अब मल्टीपल लोड डिवाइड कर दिया, तो देखिए हम इससे ये गारंटी नहीं है कि आग ना लगेगी, लग सकती है, लेकिन हमने उसके चांसेस बहुत कम कर दिए हैं। और उसके बावजूद अगर हो जाए तो हम उसके लिए कुछ बैकअप प्लान बना के रखे हुए होंगे। तो याद रखिएगा, एक तो अक्रिंग चांसेस कम हो जाते हैं कंटिजेंसी प्लान से, और दूसरा उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है। जो डैमेज वो कर सकता था, आपने उसे कंट्रोल कर लिया। कंटिजेंसी प्लान्स माइट इंक्लूड using two different suppliers for some same component part। कुछ बैकअप प्लान्स बता रहा हूं आपको कि भाई देखो ऐसे बैकअप प्लान्स होते हैं। बैकअप वेयर हाउसिंग ऑफिस फैसिलिटीज, कि आपका एक ऑफिस है और एक वेयर हाउस है। अब यहाँ पे डिजास्टर हो गया, तो सामान कहाँ लेके जाओगे, तो आपने बैकअप के तौर पे कुछ वेयर हाउस और एक ऑफिस फैसिलिटी रखी हुई है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फॉर मल्टीटास्किंग, कि आपने अपने कोर क्रंच एम्प्लॉयज को मल्टीटास्किंग में आपने ट्रेन कर दिया। अब आपकी डिपेंडेंसी कम हो गई, थोड़ी सी, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। आप न्यू प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लो, कि अल्लाह ना करे अगर आपका एक प्रोडक्ट आउट हो गया मार्केट से, या कुछ डिजास्टर आ गया और वो प्रोडक्ट अब डिमांड में नहीं है, या उस प्रोडक्ट की वर्थ नहीं है, तो आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ रेडी हो, आपने रिसर्च डेवलपमेंट कर लिया। वन कैन नॉट हैव अ कंटिजेंसी प्लान फॉर एवरी इवेंट और एक्सीडेंट, ये बात तय है। with real businesses in experience, मैं ये बात गारंटी कर सकता हूँ कि एक बंदा, एक बिजनेस हर कंटिजेंसी का प्लान नहीं बना सकता, हर एक्सीडेंट का बैकअप नहीं बना सकता। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। तो अब आप मुझे ये बताएं, इज दिस क्लियर? क्या आपको ये पूरा कंटेंट समझ आया? The importance of contingency plan, the steps of contingency plan, the steps of the importance of having emergency backup। तो सर यहां हमारा चैप्टर 2 बिजनेस स्ट्रैटेजी और सेक्शन 1 वाइंड अप होता है।